ये है कि आप लोगों का एग्जाम भी शायद सही समय पर हो जाएगा, तब तक जो कोरोना की वेव है शायद ये कम हो जाए। तो उम्मीद तो अब तक मुझे तो आप लोगों का एग्जाम टाइम हो जाए, आप उसकी तैयारी हो सकता है वैसे हो जाए, क्योंकि होना चाहिए। देखो पिछली बार भी लेट हो गया था, दिक्कत होती है। सेशन लेट होने से बहुत दिक्कत है, और स्पेशली क्या है, देखिए और सब चीजें तो चल जाएंगी, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है कि ये डॉक्टर ही इसका सॉल्यूशन है, और जो डॉक्टर्स के सेशन है वो लेट होंगे तो दिक्कत होगी। और स्पेशली जो जिन बच्चों ने पिछले साल एडमिशन लिया था, तो जब उनसे मेरी बात होती है और वो अपनी बात बताते हैं, क्योंकि आजकल वैसे भी टाइम की कमी भी तो ऑनलाइन भी क्लासेस प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही हैं। कारण क्या है कि पूरा का पूरा सिस्टम वो तो कोरोना को मैनेज करने पे लगा हुआ है, और उसके हिसाब से क्लासेस भी उस टाइप से नहीं हो रही, ऑनलाइन भी उस टाइप से नहीं हो रही है सही। अब जैसे मान लिया आप आकाश की बात कर रहे हो, तो ठीक है कोई बात नहीं, भाई ठीक है ऑफलाइन बंद हो गया, आप नहीं ऑफलाइन पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं, देखिए ऑनलाइन आपकी क्लास बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चलती रहेगी। जो आपका टाइम टेबल है उसके हिसाब से आप क्लासेस ऑनलाइन सिस्टमेटिक चलती रहेंगी, आपके डाउट होते रहेंगे, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका आप समाधान करते रहेंगे। लेकिन दिक्कत तो है, मतलब मेडिकल में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर इसको पढ़ाएंगे, अब डॉक्टर लगे हुए हैं दूसरे कामों में, तो फिर काम कैसे चले। तो कुछ डॉक्टर तो वहाँ पर ऐसे हैं जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो अवेलेबल है ही नहीं, उनके साथ में बहुत दिक्कत है। चलिए, तो हमें अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, और जो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा, बताइए बेटा, अभी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ, तो जो हमारे पास में टॉपिक चल रहा था, अगर मैं उसकी बात यहाँ पर करूँ, तो मैंने जो आप लोगों को टॉपिक बताया था, उस टॉपिक में यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट में जाकर के ये पढ़ा दिया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, कैसे होती है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर कलर कैसे चेक करते हैं, और इसके साथ साथ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बेस पर आप वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कैसे करोगे, वो मैंने समझा दिया। आज जो हम यहाँ पर बात करेंगे, पहले करेंगे बात ऑर्गेनो मेटालिक। हमारे पास में यहाँ पर एक टॉपिक है, वो है ऑर्गेनो मेटालिक। पहले हम स्क्रीन शेयर नहीं है क्या बेटा? देखो बेटा एक बार, कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ जरा, स्क्रीन शेयर रखी है मैंने। सर मेंबर्स है वो फ्रीडम से नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत है? एक काम कर लेते हैं, रुक जाओ, दोबारा कर। अभी ठीक हो गई क्या? अभी भी है? अच्छा, अब ठीक हो गई? नहीं सर, नो सर, अभी तो शेयर ही नहीं है। हो गया क्या? काम करते हैं इस मिनट। अब बताइए, अब ठीक हो गई? अब ठीक हो गई।
एक्चुअल में वो मैंने एक्सटेंडेड व्यू को रखा था उसका, तो मैं डुप्लीकेट कर दिया। चलिए देखिए बेटा, अब जो हम यहाँ पर देखेंगे वो है हमारे पास में ऑर्गेनोमेटालिक। और हमें ऑर्गेनोमेटालिक की पहले ये समझनी होती है कि ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब क्या होता है बेटा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ऑर्गेनोमेटालिक्स हैं उनका पहला पॉइंट हमारा ये बनेगा कि अगर कहीं पर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें या तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड या फिर कोई मेटेलोइड है हमारे पास, यहाँ पर आपने लिया है मेटेलोइड और कार्बन का बॉन्ड। तो अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड प्रेजेंट है जिसमें मेटल या कार्बन का बॉन्ड हो या मेटेलोइड और कार्बन का बॉन्ड हो, इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बेटा, ये कंपाउंड हमारे पास में ऑर्गेनोमेटालिक कैटेगरी में आएंगे। एक तो बात ये होगी, एक सेंटेंस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर देता हूँ बेटा CH3 और यहाँ पर मैंने ले लिया जिंक और यहाँ पर फिर मैंने CH3 कर दिया। तो यहाँ पर जो है कार्बन और जिंक के बीच का बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटालिक की कैटेगरी में आएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो आप जानते हैं पहले से, वो होता है CH3MgBr, यानी कि बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस केस में मैग्नीशियम और कार्बन का बॉन्ड है, तो ये भी हमारे पास में ऑर्गेनोमेटालिक की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद में हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। टॉपिक का सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए बेटा, अगर मैं ऑर्गेनोमेटालिक की बात करूँ तो जो ये ऑर्गेनोमेटालिक है, ये बेटा ऑर्गेनोमेटालिक है, ऑर्गेनोमेटालिक एक्चुअल में ये दो टाइप के होते हैं। टाइप का केस लेता हूँ, आप दो टाइप के बना करके उसमें एक केस बना सकते थे, लेकिन मैं यहीं पे डायरेक्टली तीन टाइप का केस लेता हूँ। एक तो बेटा हमारे पास में ये जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं सिग्मा टाइप या सिग्मा बॉन्डेड टाइप कह सकते हैं। एक तो हमारे पास में सिग्मा बॉन्डेड होते हैं, एक हमारे पास में होते हैं यहाँ पर पाई बॉन्डेड, और एक हमारे पास में यहाँ पर जो आएंगे उनको हम लोग कहते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, यानी कि सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। तीन टाइप के ऑर्गेनोमेटालिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड और सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड बॉन्ड। अब देखिए, इस केस में मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ का एग्जाम्पल यहाँ पर दूंगा, उसके बाद में फिर एक ही कैटेगरी को यहाँ पर बताऊंगा। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ सिग्मा बॉन्डेड, तो सिग्मा बॉन्डेड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास होता है एंड दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारे पास एंड वो होता है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर पाई बॉन्डेड की मैं बात करूँ, पाई बॉन्डेड की कैटेगरी में आते हैं हमारे पास में पैरोसिन। मैं समझाऊंगा इनके बारे में, अभी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। इसमें जो हमारे पास आते हैं दे आर पैरोसिन। और सिग्मा और पाई बॉन्डेड में जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है मेटल कार्बन, जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है, इसके बारे में पहले कुछ बातें मैंने आपको बताई। तो ये है हमारे पास मेटल कार्बन। अब मैं एक एक करके यहाँ पर और मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट बना देता हूँ। थर्ड पॉइंट में मेरे पास में है सिग्मा बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक। देखिए बेटा, अगर मैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक की बात करूँ तो इस केस में मेटल और कार्बन के बीच में एक सिग्मा टाइप का जो बॉन्ड है वो बना हुआ होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ही मुझे यहाँ पर लिखने हैं। एग्जाम्पल है RMgX, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर R, यहाँ पर मैंने जिंक ले लिया और उसके बाद में एल्काइल ग्रुप R यहाँ पर अटैच हुआ। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास होता है टेट्राइथाइल लेड, जिसको हम लोग बेटा टेल कहते हैं। ये होता है टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड। तो जो टेल है टेट्राइथाइल लेड, इसका फॉर्मूला ये बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास C2H5 और यहाँ पर 4 एंड इट इज अटैच्ड विद Pp, टेट्राइथाइल लेड। ये जो बेटा टेट्राइथाइल लेड है इससे संबंधित पॉइंट की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। जो टेट्राइथाइल लेड है ये एंटी नोकिंग सब्सटेंस होता है, इसको आप लोग कहते हैं एंटी नोकिंग सब्सटेंस। एंटी नोकिंग सब्सटेंस और मैं जल्द ही तुम सबसे जरूर मिलने आऊंगी। है कि एंटी नोकिंग सब्सटेंस आप किसको कहते हैं। तो एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप में से कोई स्टूडेंट बताए, उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा। तो बताएगा बेटा?
सब्सटेंस के बारे में थोड़ा सा कोई आइडिया देगा? सर उनके जो व्हीकल्स होते हैं उनमें से जो आवाज को कम करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए बेटा, मैं बता दूं कि एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक व्हीकल है और उस व्हीकल में एक पिस्टन सिलेंडर का सिस्टम होता है। तो पिस्टन सिलेंडर का सिस्टम ऐसे होता है, हालांकि आप लोगों को इंजन के बारे में नहीं जानना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया रखिए कि यहाँ पर हमारे पास में ये लगा हुआ है पिस्टन, जो कि ऊपर नीचे चलता है और यहाँ से ये बंद रहता है और यहाँ से देखिए ये जा रहा है फ्यूल इसके अंदर। तो होता क्या है बेटा कि जिस टाइम पर ये पिस्टन ऊपर की तरफ को चल रहा होता है, ऊपर से चल करके जैसे ही ये ऊपर जा करके नीचे की तरफ को चलने की कोशिश करता है, जब ये नीचे चलता है ड्यू टू इनर्शिया, उसी टाइम पर इस फ्यूल का कंबसन हो जाता है। सारे फ्यूल का कंबसन बिल्कुल एक साथ होना चाहिए। सारे फ्यूल का कंबसन एक साथ होगा तो क्या होगा कि ये पिस्टन नीचे की तरफ को खिसक जाएगा। उसके बाद में ये नीचे खिसक करके फिर ड्यू टू इनर्शिया घूम करके ऊपर आएगा, इसमें व्हील लगा रहता है, तो ये घूम करके फिर ऊपर की तरफ को आएगा। तो जिस समय पर ये ऊपर आ रहा होता है उस टाइम पर फ्यूल का कंबसन नहीं होना चाहिए, केवल उस टाइम पर कंबसन होना चाहिए जब ये पिस्टन नीचे की तरफ को जा रहा हो। उस टाइम पे पूरे फ्यूल का एक साथ कंबसन होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फ्यूल की क्वालिटी खराब हो जाती है और फ्यूल की क्वालिटी खराब होकर के जब ये पिस्टन नीचे से ऊपर चल रहा होता है उस टाइम पर भी यहाँ पर फ्यूल का कंबसन होता रहता है। तो उस कंडीशन में इंजन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, इंजन के अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाएगी। उस आवाज को हम नोकिंग कहते हैं। नोकिंग का मतलब जैसे आप और उस आवाज को कम करने के लिए हम जिस सब्सटेंस को यहाँ पर मिलाते हैं उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। ये पहले यूज होता था, ये आजकल यूज नहीं होता है, क्योंकि जब हम टेट्राइथाइल लेड को एंटी नॉकिंग सब्सटेंस की तरह से यूज करते थे तो इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि वहां से लेड पोल्यूशन होता था, एयर पोल्यूशन होता था, लेड पोल्यूशन होता था। ठीक, तो आजकल इसको यूज नहीं किया जाता है। हालांकि आजकल इंजन ही ऐसे बना दिए गए हैं कि उस केस में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती एंटी नॉकिंग सब्सटेंस की। लेकिन फिर भी अगर एंटी नॉकिंग सब्सटेंस हमें यूज करना होता है तो आजकल जो एंटी नॉकिंग सब्सटेंस यूज होता है वो होता है हमारे पास में AK-33X। ये एक मॉडर्न एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है, AK-33X। वैसे आप नाम की जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ, इसका नाम यहाँ पर होता है साइक्लोपेंटा डाई इनाइल मैंगनीज कार्बोनाइल। आजकल जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं वो हमारे पास में होता है ये। ठीक, चलिए मैंने इसके बारे में बता दिया आपको। ये था सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पॉइंट। उसके बाद में देखिएगा अब हम यहाँ पर बात करेंगे और वो है हमारे पास में पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक। देखिए बेटा, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक में आपको ये याद रखना है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड बनता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो हमारे पास में लिगेंड है उस लिगेंड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके साथ में यहाँ पर बॉन्डिंग बनती है। तो इस केस में इसका एग्जाम्पल आपको दूंगा, वहां से आपको समझ पाओगे। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर प्लेटिनम है, प्लेटिनम ने यहाँ पर क्लोरीन, देखो बेटा यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाया और देखो एक मॉलिक्यूल है मेरे पास में ये आप समझ गए होंगे, ये इथीन है। तो ये इथीन है तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो एक तो होगा हमारे पास में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और एक हमारे पास में यहाँ पर कौन सा होगा, एक हमारे पास में यहाँ पर होगा पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। जो हमारे पास यहाँ पर ये प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम एक्चुअल में इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ में अटैच जाता है। तो जो लिगेंड है उसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ में मेटल का बॉन्ड बना, इसलिए जो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। इसको हम कहते हैं पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पर लिखा है, कोटेशन लिख दिया, और ये कॉम्प्लेक्स जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको कहा जाता है बेटा चीज सॉल्ट। ये जो कंपाउंड है इसको कहा जाता है चीज सॉल्ट। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक एंटी कैंसर ड्रग होती है। अगर इसकी हम बात करें, इट इज एंटी कैंसर ड्रग होती है। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक का अभी तक मैंने केवल एक एग्जांपल बताया है। किसी भी स्टूडेंट को इसको समझने में कोई दिक्कत आई बेटा? एनी डाउट? चलिए
तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरी बात समझना आप। अगर मान लो आपके पास में इस टाइप का कोई कंपाउंड बनता है, यहाँ पर मैं लेता हूँ बेटा एक 5 मेंबर रिंग। यहाँ पर हमारे पास में एक 5 मेंबर रिंग है और एक और 5 मेंबर रिंग मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। इस तरीके से मेरे पास में यहाँ पर ये 2 5 मेंबर रिंग है। ये जो 5 मेंबर रिंग है इसमें आप ऐसा मानिए, ध्यान से समझिएगा जरा, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पर ये है। आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पर ये जो स्पीसीज है ये मेरे पास में एरोमेटिक हो जाएगी। ये जो स्पीसीज है, अब इस स्पीसीज को मैं लिखूंगा कैसे? इस स्पीसीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इस स्पीसीज को लिखने का जो तरीका है हमारा वो ये हो सकता है कि इस तरीके से करके मैं यहाँ पर एक पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा दूँ यहाँ पर, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मैंने दिखा दिया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने ऐसे करके दिखा दिया। तो जब आप वो जो स्थिति थी पहले उसको आप इस तरह से भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा दिया और उसके बाद में यहाँ पर आपने नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। क्या आप ये समझ पाए हो कि ये स्थिति क्या है जो यहाँ पर लिखी गई है बेटा? ठीक है, तो ये हमारे पास में ऐसे होगी। अब क्या होगा कि जैसे आयरन 2+ आया मेरे पास, ये आयरन 2+ है, तो आयरन 2+ क्या करता है कि आयरन 2+ एक्चुअल में जो इसका ये पाई, तो जो इस टाइप कंपाउंड होते हैं जिसमें इसके साथ में मतलब जो यहाँ पर रिंग है उस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ में आयरन का यहाँ पर बॉन्ड बन रहा हो, इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फेरोसीन। इस टाइप के कंपाउंड होते हैं इनको हम लोग कहते हैं बेटा फेरोसीन। तो मतलब फेरोसीन एक्चुअल में इसी टाइप का एग्जाम्पल है जिसको आप पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। सेम उसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर का बता रहा हूँ, वो भी आपको बता जाएगा। देखो इसको लिखने का तरीका भी है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं। अगर आपको इसको लिखना हो, इसको लिखने का जो तरीका होता है बेटा वो ऐसे होता है कि यहाँ पे लिखोगे आप आयरन, उसके बाद में यहाँ पर आप लिखोगे म्यू और पावर 5 करोगे, उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर C5H5, आपने ऐसा कर दिया और फिर मतलब ये 2 स्पीसीज हैं और ये 2 स्पीसीज यहाँ पर इसके 5 कार्बन एटम से अटैच, एक हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उससे ये आयरन अटैच है। इसको इस तरीके से करके लिखा जाता है। अब मैं एक बार आपको एक और केस लेकर के यहाँ पर समझाता हूँ ताकि ये बात खूब क्लियर हो जाए। मान लीजिए बेटा हमारे पास में यहाँ पर बेंजीन रिंग है, आपने यहाँ पर ली बेंजीन रिंग, इस तरीके से यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है और इसमें यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया बेंजीन रिंग का, ये बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। सेम उसी तरीके से हमने एक दूसरी बेंजीन रिंग ली और ये जो 2 बेंजीन रिंग है इन दोनों बेंजीन रिंग के बीच में जो आयरन मतलब जो क्रोमियम है कोई एटम, जो क्रोमियम है वो सैंडविच हो गया। यहाँ पर ये जो क्रोमियम है ये हो गया है यहाँ पर सैंडविच। इस तरीके से करके यहाँ पर हमारे पास में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। बताता हूँ इसको लिखने का तरीका सीधा होगा, इसको आप लिखोगे यहाँ पर डाईबेंजीन। डाईबेंजीन तो नहीं है हमारे पास में, डाईबेंजीन क्रोमियम। जैसे आपने इससे पहले जो नाम रखा था वो रखा था फेरोसीन, अब मैंने नाम रखा है डाईबेंजीन क्रोमियम। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ पर आपने लिखा क्रोमियम, उसके बाद में आपने यहाँ पर ब्रैकेट लिखा, यहाँ पर एक कार्बन एटम से अटैच्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर 6 आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा C6H6, यहाँ पर इसको ऐसे करके मैं लिखूंगा। 2 अटैच है उसमें मैंने यहाँ पर ट्वाइस कर दिया। तो मतलब इस तरीके से करके आप इनकी नेमिंग या इनके रिप्रेजेंटेशन करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स को समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप मेरे से पूछिए। पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स वो भी मैंने बताया क्या होता है और इसके साथ साथ ये समझा। बताओ भाई कोई दिक्कत किसी को बेटा? नो सर। तो देखिए ये जो अभी हमने यहाँ पर किया है ये है हमारे पास में पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स।
5 बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स का जो नंबर था हमारा वो कौन सा था? 4। ये बनाते रहना साथ के साथ आप। 4 के बाद में अब मैं यहाँ पर बात करूंगा फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर जो हमारा बनेगा वो बनेगा यहाँ पर सिग्मा एंड 5 बॉन्डेड 4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सिग्मा एंड 5 बॉन्डेड, सिग्मा एंड 5 बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनोमेटालिक। देखिए इसका तो एग्जाम्पल एक ही है हमारे पास। और मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर NI है और उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड O ये लगा हुआ है। सेम उसी तरीके से देखिए यहाँ पर हमारे पास में C और ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड O लगा हुआ है। सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, ये C और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड O लगा हुआ है और ऐसा ही मैंने यहाँ पर भी कर दिया, ये C और यहाँ पर मेरे पास में ट्रिपल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि इस मेटल कार्बोनिल के बारे में हमने पहले डिस्कशन किया था, इसकी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाई है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी हम लोगों ने निकाला था। ठीक, अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो तो इस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया था, ठीक है, और इसका अरेंजमेंट आता है टेट्राहेड्रल। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए बेटा, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर एक जो बॉन्ड है, ये कार्बन के पास में जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर था, जो कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर था, उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर ने एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, पाई नहीं सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड निकल की तरफ को बनाया। तो यहाँ पर जो कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर था, उसकी तरफ से उस लोन पेयर ने निकल की तरफ को एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाया। ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लगा दिया जो कि सिग्मा टाइप का है। लेकिन इस बॉन्ड के बनने के बाद एक नई कहानी यहाँ पर होती है, एक नई कहानी। वो नई कहानी ये होती है कि ये जो निकेल है, इसके जो डी इलेक्ट्रॉन हैं, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके पास जो डी इलेक्ट्रॉन है, आप चेक करिए इसके पास में डी इलेक्ट्रॉन है अच्छे खासे, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है सारे। तो जो इसके पास में डी इलेक्ट्रॉन हैं, वो डी इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ये जो हमारे पास में यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, उसके साथ में यहाँ पर पाई बॉन्ड बना देता है। निकिल के डी इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के साथ में यहाँ पर बॉन्ड बना देते हैं। निकिल के जो हमारे पास में डी इलेक्ट्रॉन हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में यहाँ पर एक बॉन्ड बना देते हैं, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के साथ में बनता है। सेम ऐसा ही हमारे पास में यहाँ पर भी हुआ, ठीक। तो चूंकि इस केस में एक तो बॉन्ड लिगेंड टू मेटल बनता है और एक दूसरा बॉन्ड बनता है जो मेटल टू लिगेंड बनता है। तो यहाँ पर दो बॉन्ड बनते हैं, एक लिगेंड टू मेटल और एक बनता है मेटल टू लिगेंड। तो जो मेटल टू लिगेंड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है और जो लिगेंड टू मेटल बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेटल, जो लिगेंड टू मेटल बनेगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। ये तो हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन दूसरा हमारे पास में यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है, वो है मेटल टू लिगेंड। मेटल टू लिगेंड, और ये जो बॉन्ड है ये बना है हमारे पास में 5 बॉन्ड। इसी वजह से इनको दोनों कैटेगरी में रखा गया है, सिग्मा एंड 5 बॉन्डेड बोथ। और जो हमारे पास में यहाँ पर ये बॉन्ड बनता है, लिगेंड है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास में लिगेंड है और इसके पास में एक होता है पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल, पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल। आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी है। जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ये जो बेटा इस टाइप की स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, ये जो स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं बैक डोनेशन।
इसका नाम हम कहते हैं, ये है बैक डोनेशन, इसको हमने कहा है बैक। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसका एक और नाम होता है, इसका एक नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिनर्जिक, इसको हम कहते हैं बेटा सिनर्जिक इफेक्ट, इसको सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक बॉन्ड भी कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर मेटल कार्बोनिल के बारे में कुछ बात बताई है, इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो मैं से पूछिए। इसको बना लीजिए, जैसे ही आप बना लें मुझे बता दीजिएगा, मैं तुरंत आगे बढ़ूँगा। जैसे ये तैयार हो जाए, जैसे आप बना लो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा तुरंत। नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैं ये बात बताऊंगा कि इसके होने से क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि मेटल और कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्डिंग आ गई। इसका मतलब ये निकला कि इस फिनोमेना की वजह से जो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड था वो बढ़ गया, मतलब मेटल और कार्बन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके बारे में तो हम ये लिखेंगे, इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। ये जो बॉन्ड है ये तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन देखिए अभी अगर हम बात करें तो इसमें एक नई कहानी भी हुई है। इसमें एक नई कहानी ये हुई है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन दिया गया है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर गया है, एंटी बॉन्डिंग। और अगर एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो देखिए आपको ये पता है कि हमारे पास में एक बॉन्ड ऑर्डर टर्म होती है, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है हाफ, और यहाँ पर आप करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद आ गया होगा, अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अगर ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज करेगा, यानी कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो घटेगी। इसका मतलब ये निकला कि मेटल कार्बन बॉन्ड तो इससे स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो कमजोर होता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वीकन द CO बॉन्ड। जो हमारे पास में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था वो कमजोर हो जाता है। इस फिनोमिना से, इस प्रोसेस की वजह से ये बॉन्ड कमजोर हो जाता है। किसी भी स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत आए वो मेरे से पूछ लेगा। इसके साथ साथ देखिए एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर और बताऊंगा एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लिया हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, अभी इसने किसी के साथ में कोई बॉन्ड नहीं बनाया। इस कंडीशन में इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी बॉन्ड लेंथ, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो मैंने मान ली कि वो एक्स है मेरे पास, और एक केस हमारे पास में ये दे दिया क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर जो मेटल कार्बोनिल है इसने कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना लिया। जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा तो जो मेरे पास में ये वाला बॉन्ड है, जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है, जिसको मैं यहाँ पर वाई मान लेता हूँ, इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में वाई के बराबर है। अब बेटा आप बताओ कि इस कंडीशन में एक्स और वाई में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है?
वाई वाई y बड़ा वाई होगा, बड़ा ठीक है। इस कंडीशन में जो y है वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड कमजोर हो चुका है मेटल और कार्बन का बॉन्ड बनते ही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये कहानी आपको समझ में आ गई। तो ये था हमारे पास में मेटल कार्बोनेट का टॉपिक कि मेटल कार्बोनेट से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको उनको कैसे सोल्व करना है। इस टॉपिक को कराने के बाद में अब मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा यहाँ पर, और अब जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास x=y लिखा बेटा, तो लिखने में बस ध्यान दिया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हम ये देखेंगे कि स्टेबिलिटी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर हम बनाते हैं वो बनाते हैं कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसको कहा जाता है। सबसे पहला है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट आप किसको कहते हैं। देखिए बेटा, आपके पास में मान लो एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा FeCN6 और यहाँ पर मैंने कह दिया कि ये मान लीजिए 4- इस केस में आयोनाइज करने पर देखिए ये क्या क्या बनाएगा। ये बनाएगा यहाँ पर Fe2 प्लस यहाँ पर बनेगा हमारे पास में 6Cn-। हालांकि जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो डिसोसिएट नहीं करता है, लेकिन मैंने मान लिया कि वो थोड़ा बहुत डिसोसिएट कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये वाला इक्विलिब्रियम यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अब देखो बेटा, अगर ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो आप यहाँ पर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा कि जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो ऊपर लिखी जाए, जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन तो बेटा ऊपर लिखी जाए, और डिवाइडेड बाई जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखी जाएगी। Fe यहाँ पर हो जाएगा CN6 और यहाँ पर 4-। ये कंसंट्रेशन मेरे पास में नीचे आ गई। अब आप ही बताइए या सोच के बताइए मुझे कि अगर मान लो इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पर कहता तो अगर ये ज्यादा होगा तो मतलब जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है ये कम हो जाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स कम हो जाएगा तो बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बेटा कम होगी, बोलिए। कम होगी। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है तो यहाँ पर हम कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मीन FeCN6 4-, इसको हम कहेंगे कि ये कम हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी कहानी को बदल लेता हूँ। मैं यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको रेसिप्रोकल में लिख देता हूँ, यानी कि 1/, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर 1/, में लिखूंगा तो ये बनेगा यहाँ पर मेरे पास में आयरन CN6 4- की कंसंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाई आपको यहाँ पर लिखना है आयरन 2 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा Cn-, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब आप बताइए कि अगर मान लीजिए जो K है, जो अभी मैंने यहाँ पर K लिखा है, अगर ये K की वैल्यू ज्यादा होती है, अगर इस K की वैल्यू ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी कैसी होगी। अब आप बताइए इस बार ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ FeCN6 4-, ये हमारे पास में ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से ये जो इसका रेसिप्रोकल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल होता है, इसको कहा जाता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसको कहा जाता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो जितना ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। इसका नाम हमने यहाँ पर रखा है दैट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसको समझने में दिक्कत आई हो तो वो मैं अभी तक केवल मैंने बताया है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के ज्यादा होने पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो।
अब मैं यहाँ पर बात करूंगा एक सेकंड पॉइंट। देखिए बेटा, जो हमारे पास में CMA है, CMA हमारे पास में है, तो उसका के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है या कम है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज ऑफ CMA। तो देखिए जो स्टेबिलिटी, अब जरा सोचिए कि जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम है, इस सेंट्रल मेटल एटम का अगर साइज छोटा हुआ और जो हमारे पास में सेंट्रल एटम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा हुआ, जो हमारे पास में लिगेंड है वो ज़्यादा पावरफुली यहाँ पर बॉन्ड को बना पाएगा। इसका जो चार्ज है, मानिए मैंने मान लिया कि वो चार्ज मेरे पास में X प्लस आ रहा है, तो जो हमारे पास में X और अपॉन इसका जो भी साइज आएगा, इस साइज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा रखोगे उतना ही जो हमारे पास में स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा आ जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वो उतनी ही ज़्यादा होगी। किसी भी स्टूडेंट को इस बात को समझने में कोई दिक्कत आई हो तो वो तुरंत में से पूछ लो। ग्रेटर द चार्ज अपॉन साइज रेशो ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है बेटा? चलिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो उसका जवाब आपको फटाफट देना है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए जो थर्ड पॉइंट है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CMA। वो है हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CMA। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CMA। तो देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर यहाँ पर CMA की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आती है, इस कंडीशन में स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज़्यादा आएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वो हमारे पास में ज़्यादा ही आएगी। तो एक सेंटेंस मैंने ये बनाया, ग्रेटर द इलेक्ट्रिकल एटम ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारे पास में है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, वो है ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA greater will be stability of complex, greater will be the stability of complex। बिल्कुल सीधी सी एक बात है, वो ये है कि अगर CMA का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा सेंट्रल मेटल एटम पर, तो जो लिगेंड है वो ज़्यादा पावरफुली अट्रैक्ट होंगे और उस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बढ़िया बनेगा। देखिए बेटा, जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो एक्चुअल में पावरफुल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंटेंस, और वो है हमारे पास में चिलेशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो अगर आप चिलेशन कराओगे उस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती हुई चली जाएगी। चिलेशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में फिर देखिए एक और पॉइंट आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास में लिगेंड्स पावरफुल हैं तो भी उसकी बात है कि वहाँ पर बढ़िया ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। किसी भी स्टूडेंट को इतने सेंटेंसेस को समझने में कोई दिक्कत आई हो तो वो मेरे से तुरंत पूछ ले। मैंने यहाँ पर स्टेबिलिटी के कारण बताए,
तो कॉपी कर लीजिए, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत हो तो तुरंत मेरे से पूछिए। यहाँ पर मैंने बताया कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिनके ऊपर टीचेबिलिटी डिपेंड करेगी, और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आप लोग इन पैरामीटर्स के बेस पर सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। The eagle can be considered the king of the air, but at night it's absolutely defenseless against owls. And if we talk about the underwater world, it seems that orcas simply have no जैसे ही नोट हो जाए मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूँ। Today, you'll learn why orcas need a whale's tongue, why they use other animals to play, how they swarm the shores, and who has a देखिए बेटा, chance जो to हमारे kill the पास king of the कॉम्प्लेक्सेस oceans हैं after all. वो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर, जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया है टीचेबिलिटी का, इस I कॉन्सेप्ट don't के think बेस I पर need to हम explain what कॉम्प्लेक्स orcas को are. They're दो huge, कैटेगरी में black डिवाइड and कर white, सकते हैं। predatory, just devilishly कॉम्प्लेक्सेस smart. हैं, No हम kidding. उनको To दो तरीके understand का how मान powerful सकते हैं। orcas are as hunters, एक तो हम कह it's सकते enough हैं to say कि that हमारे they पास have में a thoughtful परफेक्ट plan कॉम्प्लेक्स for each hunt, depending on कह सकते what हैं exactly कि जो is the कॉम्प्लेक्स है future वो dinner. बिल्कुल परफेक्ट है। Orcas, and they almost always hunt in groups, और choose a certain दूसरा हम लोग strategy. यहाँ पर कह For सकते हैं example, they कि need वो to हमारे पास में है disorient a shark to परफेक्ट eat it. कॉम्प्लेक्स। For a school of small fish, something like a carousel of air bubbles will do. टीचेबिलिटी के And बेस when it पर comes आप to कॉम्प्लेक्स whales, को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते better हैं, just leave एक it there परफेक्ट now. और The एक attack इम्परफेक्ट। follows a brutal देखिए, but अगर brave मैं scheme. यहाँ पर बात करता Orcas हूँ take turns ramming, कि biting, मेरे and पास में यहाँ pulling the पर whale by the pectoral fins, and as a rule, exhaust their prey. CNC, Even despite the size difference, one मान लीजिए gets मैं इस tired तरह of के such a thing. कॉम्प्लेक्स की बात करता Imagine हूँ। being bitten by देखिए बेटा, जब several आप इसको पानी medium-sized के अंदर dogs डालते at the हैं same time, उस and then कंडीशन they में ये also केस try to को, drown you. Yes, और orcas block यहाँ the पर whale's breathing hole, and after a chase that can last F for hours, the exhausted CNC giant drowns. और माइनस, यानी कि आपको इस केस में केवल यही आयन मिलते हैं, और जो ये वाला आयन है जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन है ये फर्दर आयोनाइज नहीं होगा, और होता भी है तो ना के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ ये बहुत कम डिसोसिएट होता है, तो कहा जा सकता है That's what we're going to eat. कि ये हमारे पास Orcas बहुत कम and they rammed it. Now think about it. Cerebral orcas, which डिसोसिएटिव are actually just two dolphins, turn a blue whale to flight. Even a giant like that prefers not to हमारे mess पास with बन them. सकती But the है most ये common वाली, prey of killer लेकिन whales दूसरी are कंडीशन baby हमारे पास whales. में यहाँ पर ये बन It's so सकती है, common that जैसे whales कि even आपके protect पास the में टाइप का offspring of कॉम्प्लेक्स होता other है, species if they can. ये For है example, ये humpbacks were once seen यहाँ पर मैंने guarding लिया a CD, small great CN, whale, and it was already dead. और They आपको पता simply होगा कि didn't जब allow the CD killer 2+ whale to होता है finish what they started. उस कंडीशन में Probably कोऑर्डिनेशन because नंबर they 4 know है, what happens with the prey. और इस Because कंडीशन में orcas देखिए are जब such हम warm इसको up. वाटर के अंदर Humpback डालते whale हैं, calves are one of their जब favorite इसको वाटर के dishes, अंदर डालते and हैं तो बड़ी orcas इंटरेस्टिंग often eat कहानी यहाँ only पर their है, tongue. Leave the rest of the carcass for वो scavenging. ये है Why? कि यहाँ पर Well, 2K+ apparently it's आयन very ये मिलता है, tasty. इसमें कोई By बात the way, नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें CnO, CnO 2- ये आयन भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर बेटा हमें ये भी मिलता है, यानी कि CD2+ ये आयन भी मिलता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें जो Cn- आयन है वो भी मिलते हैं। मतलब ये निकला कि इस केस में ये जो आयन है ये भी काफी हद तक डिसोसिएट कर जाता है, ये जो आयन है ये भी काफी हद तक ऐसा हो जाए कि जो ये वाला आयन है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो भी डिसोसिएट कर जाए सफिशिएंटली। अगर वो डिसोसिएट कर जाए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप कहेंगे इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत पूछेगा। एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जिसमें ये जो आयन है ये ना के बराबर आप कह सकते हैं, और इस केस में यहाँ पर ये मैंने डिसोसिएट करके दिखा दिया। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। आप ये चेक करिए कि जो सेंटेंस मैं बोलूँगा वो सेंटेंस गलत है या सही है, आपको ये चेक करना है। देखिए बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में परफेक्ट कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्व इनके बीच की सिचुएशन है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है वो तो बताइए मेरा सेंटेंस सही है गलत है? सही है सर, सही है। सही है, समझ में आ गया बेटा? सही है देखिए सर। बिल्कुल, अगर मान लीजिए डबल सॉल्ट होता तो डबल सॉल्ट में तो ये पूरा ही आयोनाइज हो जाता, तो पूरा आयोनाइज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन भी बना है। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं।
और याद रखिए। सर इसका रीजन क्या होगा कि मतलब क्या अनस्टेबिलिटी हो गया? देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंस्टेबिलिटी के हमारे पास में कौन कौन से कारण हैं। इंस्टेबिलिटी के लिए मैंने अभी ऊपर यहाँ पर 6 कारण बताए हैं। 6 कारणों में से आप क्या करेंगे, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है तो यहाँ पर पीएस का कोई प्रॉब्लम से नहीं आई, चिलेशन यहाँ पर नहीं था, ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूँगा तो CD2+ है। अगर यहाँ पर CD4+ हो जाता तो इंस्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, लेकिन ये CD2+ है तो इंस्टेबिलिटी कमजोर है इसकी। ठीक है, CD की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती, इसका चार्ज ऑफ साइज है वो भी इतना ज्यादा नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से पैरामीटर है जिसके अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड किया कि इसकी स्टेबिलिटी कम है या ज्यादा। मतलब स्टेबिलिटी के ऊपर कौन कौन से पैरामीटर इफेक्ट डालते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, इसके और भी कोई एग्जाम्पल्स होते हैं? स्टेबिलिटी के इसके जो और एग्जाम्पल है वो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है, वो भी ऐसे ही होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मानिए हमारे पास में यहाँ पर है AG और यहाँ पर होता है बेटा CH2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मेरे पास में पोटेशियम या कुछ है। ये भी एक्चुअल में इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में ही आते हैं। मतलब ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। मेरी बात सुनिए, देखिए आपको याद आ जाएगा, अगर किसी स्टूडेंट ने थोड़ा पढ़ रखा है तो उसको याद आएगा। अगर मानिए ये कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, ये वाटर सोल्यूबल है, तो जी क्या करता है कि वो सिल्वर को हटा देता है, खुद लग जाता है यहाँ पर। अगर मानिए कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम सेंट्रल मेटल एटम को या लिगेंड को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो इतना बढ़िया कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो अच्छे कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को एक्सचेंज करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। अब समझ में आया, याद आया बेटा? सिल्वर को निकालने का एक साइनाइड प्रोसेस होता है, मैंने उसका जिक्र करा है यहाँ पर। तो चलिए, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। अब आपने यहाँ पर ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट कर दिया, टॉपिक यहाँ पर हमारा पूरा हो गया। इस टॉपिक के पूरा होने के बाद में, और मैंने जो टॉपिक करवाया है उसमें इस तरीके से आपको कराया है कि जैसे क्वेश्चन जो आएंगे वो आप कैसे लिखोगे। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये आगे बढ़ेगा, और अब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है हम उसकी तरफ जाएंगे, वो है आइसोमेर। हम स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर कैसी कैसी होती है, और अब हम बात करेंगे कि आइसोमेर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर किस टाइप की मिलेंगे। जो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके अंदर बेटा 2 तरीके की आइसोमेर पाई जाती है। 2 तरह की आइसोमेर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक हमारे पास में यहाँ पर होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेर, और दूसरे हमारे पास में यहाँ पर होती है स्टीरियो आइसोमेर। याद रखिएगा कि इस टॉपिक में अब हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ये मान लें कि आइसोमेर में क्या होती है ये आप नहीं जानते, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। ये मान के चलेंगे कि आप सब इतना जानते हैं कि आइसोमेर क्या होती है, इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्पेस में जो, तो 2 तरीके की हो गई, एक हो गई स्ट्रक्चरल और एक हो गई स्टीरियो। उसके बाद में देखिए बेटा, जो हमारे पास में